लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। प्रवीण जगन्नाथ, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, पृथ्वीराज सिंह रूपन, इरफान अली, इन नामों को सुनकर आपको क्या लगता है? ये नाम यूपी या बिहार के किसी गांव के प्रधान के नहीं हैं। ये नाम उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के हैं जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक और हिंद महासागर के बीच बसे हैं। आज मॉरिशस, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी पूरी तरह से भारतीय मूल के लोगों के कंट्रोल में है। लेकिन सवाल है कि ये लोग वहां पहुंचे कैसे? अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलेगा कि आज जो लोग इन देशों के राष्ट्रपति भवनों में बैठे हुए हैं, आज से ठीक 125 साल पहले उनके परदादाओं को जानवरों की तरह जहाज़ों के निचले हिस्से में ठूंस कर यहाँ पर लाया गया था। इन लोगों के पूर्वजों को कोई सम्मान नहीं मिलता था, बल्कि इन्हें कुली कहकर बुलाया जाता था। इनके गले में जानवरों की तरह नंबर प्लेट लटकाई जाती थी। कोई ह्यूमन राइट इनका होता ही नहीं था। ये कहानी सिर्फ शोषण की कहानी नहीं है, ये दुनिया के उस सबसे बड़े अल्टीमेट रिवेंज की कहानी है जहां एक अनपढ़, शोषित और गुलाम मजदूर वर्ग ने बिना किसी हथियार के, बिना किसी खूनी क्रांति के एक बहुत बड़े सिस्टम को, अपने ही शोषकों के सिस्टम को हैक किया, उसे अपने पक्ष में मोड़ा और आखिरकार पूरे देश की सत्ता पर कब्जा किया। कैसे पीढ़ियों का दर्द एक खामोश बगावत में बदला और कैसे एक कुली का पोता उसी देश का किंग बन गया जहां पर उसके पूर्वजों को कोड़े मारे जाते थे। वीडियो को पूरा देखिएगा इस कहानी को जानने के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हिस्ट्री कनेक्ट अब स्पॉटिफाई पर भी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्पॉटिफाई पर हिस्ट्री कनेक्ट को। इस बगावत और सत्ता पलट को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को रिवर्स इंजीनियर करना होगा। आज जो कम्युनिटी फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और मॉरिशस में राज कर रही है, उसकी शुरुआत 1833 के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक धोखे से हुई थी। उस साल लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत ही प्राउड के साथ स्लेवरी एबोलिशन एक्ट पास किया। पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया गया कि अब ब्रिटिश एम्पायर में दास प्रथा खत्म हो गई है। ब्रिटेन के नेताओं ने इसे इंसानियत की सबसे बड़ी जीत बताया, लेकिन असल सच्चाई कागजों से अलग थी। दास प्रथा खत्म होने से अफ्रीकी दासों को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन ब्रिटिश फैक्ट्री मालिकों और बागान मालिकों की रातों की नींदें उड़ गई। मॉरिशस से लेकर कैरेबियन तक फैले बहुत बड़े बड़े चीनी और कॉफ़ी के बागान रातों रात वीरान हो गए। आज़ाद हुए दासों ने उन खेतों में दोबारा काम करने से इनकार कर दिया जहां उनकी पीढ़ियों ने कोड़े पे कोड़े खाए थे। ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए ये एक भयानक क्राइसिस थी। चीनी उस दौर का वाइट गोल्ड हुआ करती थी। अगर बागान बंद होते तो ब्रिटिश खजाना खाली हो जाता। ये क्राइसिस तब और गहरी हो गई जब 1846 में शुगर ड्यूटीज़ एक्ट पास हुआ। इस कानून ने शुगर टैरिफ को बराबर कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटिश बागान मालिकों को ब्राज़ील और क्यूबा की चीनी से मुकाबला करना था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्राज़ील और क्यूबा में अभी भी दास प्रथा चल रही थी और वहाँ पर चीनी बनाने का खर्चा जो होता था वो कम होता था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और पूंजीपतियों के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्हें एक ऐसी वर्क फोर्स चाहिए थी जो गुलामों जितनी ही सस्ती हो, गुलामों जितनी ही आज्ञाकारी हो, लेकिन जिसे दुनिया के सामने कानूनी रूप से स्वतंत्र यानी आज़ाद घोषित किया जा सके। उन्हें एक ऐसा कानूनी लूप होल चाहिए था जो गुलामी को एक नया नाम दे सके। इस लूप होल की खोज की जॉन ग्लैडस्टोन ने। ग्लैडस्टोन एक बहुत ही रसूखदार ब्रिटिश ट्रेडर थे और उनके पास ब्रिटिश गुयाना में कई बड़े चीनी बागान थे। जनवरी 1836 में उन्होंने कलकत्ता की गिलेंडर्स अर्बथनॉट एंड कंपनी को एक सीक्रेट और ऐतिहासिक खत लिखा। इस खत में उन्होंने भारतीय मजदूरों को एक तय टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी पर बात की। यहीं से एक नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसे एग्रीमेंट कहा गया। लेकिन जब यह भारी भरकम अंग्रेजी शब्द उत्तर प्रदेश और बिहार के अनपढ़ किसानों की जुबान पर चढ़ा तो वो टूटकर गिरमिट बन गया और जिन लोगों ने इस एग्रीमेंट पर अपना अंगूठा लगाया वो इतिहास में हमेशा के लिए गिरमिटिया मजदूर बन गए। ये कोई नॉर्मल जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। असल में ये 15 लाख लोगों की कानूनी तस्करी का ब्लूप्रिंट था। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत के किसान अपना घर, अपना गांव, अपना धर्म, अपना देश छोड़कर हजारों मील दूर समंदर पार जाने के लिए तैयार क्यों हुए? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें 19वीं सदी के भारत की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत बारीकी से समझना होगा।
19वीं सदी में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उनकी नीतियां जानबूझकर एक ऐसा ढांचा तैयार कर रही थी जो इंसानों को भूखमरी के कगार पर ले जाए। बेहिसाब लगान और नई जमींदारी व्यवस्था ने सदियों से चली आ रही ग्रामीण आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से तोड़ दिया। किसानों के पास अपनी ही जमीन का मालिकाना हक नहीं बचा था। महाजनों के गहरे कर्ज में ये लोग डूबते जा रहे थे। इसके ऊपर से ब्रिटिश मैनचेस्टर की मशीनों ने भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योगों और जुलाहों को पूरी तरह से बेरोजगार कर दिया। यह हताशा अपनी पीक पर तब पहुंची जब 1837 और 1838 में उत्तर भारत, खास तौर पर आगरा और उसके आसपास के इलाकों में भयानक अकाल पड़ा। हालत ऐसी हो गई कि इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी कोई भी कीमत लगाने को तैयार थे। अंग्रेज इसी हताशा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज खुद कभी गांव में मजदूर ढूंढने नहीं गए। उन्होंने इसके लिए भी लोकल एजेंट्स का एक बहुत ही शातिर नेटवर्क तैयार किया। इन लोकल एजेंट्स को अर्कटी कहा जाता था। ये अर्कटी भारत के ही लोग थे जो भारत के लोगों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म ढाने वाले थे। ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज ए ग्रियर्सन की 1883 में आई कॉलोनियल इमिग्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि आर्कटियों ने बहुत ही प्लान्ड तरीके से यूपी के ईस्टर्न जिलों और बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों को अपना निशाना बनाया। ये अर्कटी गांव के मेलों, बाजारों और रेलवे स्टेशंस पर ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो कर्ज में डूबे हुए हों या जिन्हें परिवार ने निकाल दिया हो। अर्कटियों ने मजदूरों को बहुत बड़े और झूठे सपने दिखाए। उन्हें बताया गया कि उन्हें बस पास के ही एक टापू पर जाना है जहां बहुत आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि उन्हें काला पानी यानी समुद्र को पार करना है। त्रिनिदाद को अक्सर चालाकी से चीनीदाद कहकर पुकारा जाता था ताकि अनपढ़ किसानों को ये लगे कि पास की ही कोई चीनी मिल है जहां उन्हें काम करना है। अब सवाल यह है कि क्या ये आर्कटिये सिर्फ मर्दों को ले जा रहे थे? जवाब है नहीं। इतिहासकार गयोत्रा बहादुर ने अपनी किताब कुली वुमेन द ओडिसी ऑफ इंडेंचर में बताती हैं कि इन जहाज़ों में कई महिलाएं भी चढ़ीं। इनमें से कई महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया था। कुछ जवान विधवाएं थीं जिन्हें समाज में सम्मान से जीने का हक नहीं था। कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जो अपने पतियों की हिंसा से भागना चाहती थीं। इन महिलाओं ने आर्कटियों के झूठ को भी अपने लिए एक मौके की तरह देखा। खैर, कहानी में अगर आगे बढ़ें तो ये मजदूर कलकत्ता के बंदरगाह पर इकट्ठा होते थे। समंदर में बड़े जहाज़ों को देखकर ऑब्वियस सी बात है इनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो एग्रीमेंट यानी गिरमिट में बन चुके थे और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 1838 में हेस्परस और विटबी नाम के जहाज भारतीय मजदूरों का पहला बड़ा जत्था लेकर ब्रिटिश गुयाना के लिए निकले। थियोफिलस रिचमंड उस ऐतिहासिक जहाज के चीफ सर्जन थे और उनकी डायरी आज भी उस भयावह सफर की गवाही देती है। रिचमंड की डायरी से पता चलता है कि भारतीय मजदूर अंग्रेजों के लिए सिर्फ कार्गो यानी सामान थे। जहाज़ों के निचले डेक में जहां हवा और रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होता, लोगों को वहां जानवरों की तरह ठूंस दिया गया। जगह इतनी कम थी कि लोग ठीक से लेट भी नहीं पाते थे। कुछ ही दिनों के अंदर जहाज़ों पर हैजा और पेचिश जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप फैल गया। जो लोग मर जाते उनकी लाशों को बिना किसी धार्मिक संस्कार के सीधे समंदर की लहरों में फेंक दिया जाता, जैसे सड़े हुए सामान को फेंका जाता है। महीनों के इस खौफनाक सफ़र के बाद जब ये मजदूर मॉरिशस, फिजी या कैरेबियन आइलैंड्स पर पहुंचते तो उनका सामना एक नई और खौफनाक सच्चाई से होता। ये कोई पास का टापू या चिनीदाद नहीं था। वो दुनिया के दूसरे छोर पर एक बड़े गन्ना बागान में कैद हो चुके थे। शुरुआती ब्रिटिश इतिहासकार इस सिस्टम को एक सभ्यतावादी मिशन कहते थे। उनका तर्क था कि उन्होंने इन मजदूरों को भारत की गरीबी से निकालकर एक आधुनिक और एक प्रोडक्टिव लाइफ दी है। लेकिन 1970 के दशक में ह्यूग टिंकर जैसे इतिहासकारों ने इस नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त किया। टिंकर ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि एग्रीमेंट सिर्फ एक कागजी धोखा था और कुछ नहीं। असलियत में ये अटलांटिक दास प्रथा का ही एक नया और कानूनी रूप था। बागानों में पहुंचते ही मजदूरों पर ऐसे कानून थोपे गए जो किसी भी सभ्य समाज में सोचे तक नहीं जा सकते। इनमें सबसे क्रूर नीति थी डबल कट। इस नियम के तहत अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बीमारी, थकान या किसी भी दूसरी वजह से एक दिन काम पर नहीं आता था तो सजा के तौर पर उसकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाती थी। इसके अलावा आवारागर्दी कानूनों यानी वैग्रेंसी लॉज का भी जाल बिछाया गया। मजदूर बिना गोरे मैनेजर के रिटन पास के अपने बागान के बॉर्डर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते थे। अगर वो बिना पास के पाए जाते तो उन्हें सीधे जेल में डाल दिया जाता या कोड़े मारे जाते। उनकी लाइफ गन्ने के खेतों में सुबह के अंधेरे से शुरू होकर रात के अंधेरे तक चलती थी।
काम के दौरान बात करने या आराम करने पर भी अक्सर सज़ा मिलती थी। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच भी इन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपने तरीके खोज निकाले। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जहाँ पर ये गुलाम थे वो अपनी गुलामी को पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। इन मज़दूरों के पास अपनी एक एजेंसी थी। जब खुले विद्रोह करने पर मौत की सजा तय थी तो मज़दूरों ने सर्वाइवल और प्रतिरोध के नए स्ट्रैटेजिक तरीके खोज निकाले। जब सीधा हमला मुमकिन नहीं था तो उन्होंने काम धीमी करने की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे गो स्लो टैक्टिक्स कहा जाता है। उन्होंने गन्ने की कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मचेते यानी हथियारों को जानबूझकर तोड़ना शुरू कर दिया। वो बहाने बनाकर काम रोक देते और कई बार रात के अंधेरों में खेतों में आग लगा देते। इसे अंग्रेज अधिकारी कभी साबित नहीं कर पाते थे कि इन्हीं लोगों ने ये आग लगाई है। इस तरह इनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध चल रहा था। हालांकि महिला मजदूरों ने इस प्रतिरोध में और भी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जहाज़ों पर महिलाओं की संख्या कम होती थी, यानी हर 100 मर्दों पर सिर्फ 30 से 40 औरतें होती थी। इसलिए बागानों में उनका भाव और मूल्य यानी वैल्यू बहुत बढ़ गई। हालांकि उन्हें गोरे मैनेजरों और भारतीय पुरुषों दोनों की हिंसा का शिकार होना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस डेमोग्राफिक कमी को अपनी बार्गेनिंग पावर में बदल लिया। जो औरतें भारत में पैट्रियार्की के सबसे निचले पायदान पर थीं, वो इन नए देशों में अपने परिवारों की मातृसत्तात्मक धुरी बन गई। उन्होंने अपनी शर्तों पर रिश्ते तय किए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सोशल स्ट्रक्चर तैयार किया। अब दोस्तों, शोषण और प्रतिरोध का ये खेल लगभग 8 दशकों यानी 80 साल तक चलता रहा, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक हालात बदलने लगे। इन गिरमिटिया मजदूरों के इस खामोश दर्द की आवाज़ें समंदर पार करके भारत तक पहुंचने लगी। भारत में उस समय फ्रीडम स्ट्रगल आकार ले रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 और 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस प्रथा को राष्ट्रीय अपमान घोषित किया। उन्होंने इसके पूरी तरीके से खात्मे का बड़ा प्रस्ताव रखा। अब जाहिर है कि शुरुआत में ब्रिटिश बहुमत के कारण उनके प्रस्ताव गिर गए, लेकिन इस कदम ने भारत में एक नए जन आंदोलन को खड़ा करने में हेल्प की। अब देखा जाए तो 20वीं सदी में ये सिर्फ लेबर कानून का मसला नहीं रह गया था, ये भारत के अपने आत्मसम्मान और गौरव का ज्वलंत मुद्दा भी बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इस एजुकेशनल और सोशल जागरण को एक बहुत बड़ा पुश भी मिला। 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हुए कुछ समय के लिए मॉरिशस में रुके। उन्होंने वहां भारतीय मजदूरों की हालत देखी। गांधी जी ने उन्हें एक बहुत ही क्लियर सलाह दी, अगर अपनी हालत बदलनी है तो अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दो और पॉलिटिक्स में हिस्सा लो। बाद में गांधी ने मणिलाल डॉक्टर नाम के एक वकील को मॉरिशस भेजा। मणिलाल ने वहां जाकर भारतीयों को उनके कानूनी अधिकार बताए। उसी दौरान आर्य समाज का आंदोलन भी कैरेबियन और मॉरिशस में जोर पकड़ने लगा। आर्य समाज ने जाति पाति को पूरी तरह से खारिज कर दिया और हर गांव में स्कूल खोलने पर जोर दिया। इन सब कोशिशों ने मजदूरों की हालत को थोड़ा सा सुधारने का काम किया। उधर मजदूर जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उनको भी कुछ ही सालों में समझ आ गया था कि अंग्रेज़ उन्हें भारत वापस नहीं भेजेंगे। एग्रीमेंट में वापसी के जो वादे थे वो झूठे थे। वो ये भी जानते थे कि वो अपनी पूरी लाइफ गन्ने के खेतों में ही बिता देंगे। इसीलिए इन अनपढ़, गरीब और शोषित मजदूरों ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आगे आने वाले 100 सालों की ज्योग्राफी को तय किया। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी पीढ़ियां गन्ने के खेतों में खून नहीं बहाएंगी। वो अपने पेट काटकर, अपनी दिहाड़ी के कुछ पैसे बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने बागानों के पास ही छोटी छोटी झोपड़ियों में स्कूल खोलने शुरू किए। उन्हें पता था कि इस कॉलोनियल सिस्टम को गन्ने काटने वाले चाकू से नहीं हरा सकते। इसे हराने के लिए उसी लैंग्वेज, उसी लॉ और उसी व्यवस्था को सीखना होगा जिसने उन्हें गुलाम बनाया है। फिर इस पूरे सिस्टम के ताबूत में आखिरी कील C.F. एंड्रयूज और विलियम पियर्सन जैसे वेस्टर्न इंडोफाइल्स ने ठोकी। 1916 में इन दोनों ने पर्सनल रूप से फिजी का दौरा किया और एक बहुत ही इफेक्टिव रिपोर्ट तैयार की। इस फिजी रिपोर्ट ने दुनिया के सामने ब्रिटिश एम्पायर की असलियत को खोल कर रख दिया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज था कि फिजी के बागानों में मजदूरों में सुइसाइड की दरें बेहिसाब ज़्यादा थी। महिलाओं का सिस्टमेटिक रूप से मोरल और फिजिकल पतन किया जा रहा था। जब ये डेटा दुनिया के सामने आया तो ब्रिटिश सरकार की इंटरनेशनली बहुत बेइज्जती हुई और एक मोरल प्रेशर का उसको सामना करना पड़ा। उसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश जहाज़ों की भारी कमी हो गई। इन सभी कारणों ने मिलकर इतना दबाव बनाया कि 1917 में भारत रक्षा अध्यादेश के तहत नई भर्तियों पर तुरंत रोक लगा दी गई और आखिरकार 1920 में बचे हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफिशियली रद्द कर दिया गया।
इस तरह 1920 में गिरमिटिया मजदूरी का पूरी तरह से अंत हो गया। लेकिन अगर हम कहानी को 1920 में ख़त्म कर दें तो इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस कहानी का असली क्लाइमैक्स और सत्ता का पलटना अभी बाकी था। गिरमिटिया प्रणाली का शुरुआती परिणाम भले ही भयंकर मानवीय पीड़ा और मौत था, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़े थे। जिन नरकटियों ने चंद सिक्कों के लिए अपने ही लोगों को बेचा था और जिन ब्रिटिश बागान मालिकों ने इन मजदूरों को जानवरों की तरह हाँका था, वो सब आज इतिहास के पन्नों से गुमनाम हो चुके हैं। उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। लेकिन जो लोग कुली समझे गए, उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उनके डिसीजन वैसे थे। अब क्योंकि गिरमिटिया मजदूरों के बच्चे पहले ही तमाम आंदोलनों की बदौलत और अपनी अवेयरनेस की बदौलत पढ़ लिख रहे थे, इसलिए नई पीढ़ी अपने अपने देशों की सोसाइटी में फिट होने लगी। रिजल्ट ये हुआ कि जो बच्चे कल तक खेतों में गन्ने ढोते थे, वो अब क्लर्क, टीचर, वकील और डॉक्टर बनने लगे। यह अंग्रेज़ों के लिए खतरे की घंटी भी थी। अंग्रेज़ों को कुली चाहिए थे, पढ़े लिखे नागरिक नहीं। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय मूल के लोगों ने सिस्टम के सबसे अहम हिस्सों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। 1940 और 1950 के दशक तक आते आते दुनिया बदलने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर पड़ चुका था। इन कॉलोनीज में अब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सबको वोट देने के अधिकार की मांग उठने लगी। यहाँ भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक आखिरी चाल चली। उन्होंने नियम बनाया कि वोट सिर्फ वही दे सकता है जो अंग्रेज़ी पढ़ और लिख सकता हो। उनका मानना था कि गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूर कभी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि ये मजदूर पिछले 50 सालों से अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। भारतीय समुदाय ने रातों रात साक्षरता अभियान चलाए। अंग्रेज़ी सीखी सिर्फ इसलिए ताकि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सके। और यहीं पर सबसे बड़ा खेल हुआ डेमोग्राफी का। अंग्रेज़ों ने प्रॉफिट कमाने के लालच में अलग अलग देशों में इतने इंडियंस को जहाज़ों में भरकर लाए थे कि अब कई देशों में भारतीय मूल के लोग बहुसंख्यक बन चुके थे। मॉरिशस और गुआना में वो आधी से ज़्यादा आबादी थे। अब जो लोग मेजॉरिटी थे, उनके पास ऑब्वियस सी बात है वोटिंग का अधिकार भी आ गया। बंदूक से जो सत्ता नहीं पलटी जा सकती थी, उसे बैलेट बॉक्स से पलटने का वक्त आ गया था। इस राजनीतिक टेक ओवर के चेहरे वो लोग बने जिनकी रगों में गिरमिटिया मजदूरों का खून दौड़ रहा था। मॉरिशस का एग्जाम्पल लीजिए। सर सीवू सागर राम गुलाम, इनके पिता मोहित राम गुलाम 1896 में भारत से एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस आए। मोहित एक आम मजदूर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे सीवू सागर को लंदन में मेडिकल की पढ़ाई करने भेजा। लंदन से डॉक्टर बनकर जब सीवू सागर वापस लौटे तो वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो मॉरिशस में भारतीय कामगारों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल आवाज़ बने। उन्होंने मॉरिशस लेबर पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरे मजदूरों को एक साथ जोड़ा। उनका वोट बैंक इतना मजबूत था कि अंग्रेज़ों की कोई भी पॉलिटिकल चाल उनके सामने नहीं टिक पाई। 1968 में जब मॉरिशस को आज़ादी मिली तो एक गिरमिटिया मजदूर का बेटा सर सीवू सागर राम गुलाम उस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बना। उन्होंने मॉरिशस को एक मॉडर्न और मजबूत राष्ट्र में बदल दिया। यही कहानी गुआना में दोहराई गई। गुआना में छेड्डी जगन का परिवार भी यूपी से आया था। उनकी दादी गन्ने के खेतों में काम करती थी। छेड्डी जगन अमेरिका गए, वहाँ डेंटिस्ट की पढ़ाई की और वापस आकर उन्होंने चीनी बागान मजदूरों की यूनियन बनाई। उन्होंने पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की। उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने बाद में ब्रिटिश और अमेरिकी दबावों का सामना करते हुए गुआना की सत्ता हासिल की। आज भी गुआना की पॉलिटिक्स उसी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है और प्रेजेंट में राष्ट्रपति इरफान अली उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भी भारतीय मूल के नेताओं जैसे बासदेव पांडे और कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। फिजी में भी महेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री बने। इन सभी नेताओं की कहानी में एक बात कॉमन है, इन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इन्होंने कॉलोनियल शासकों के बनाए हुए डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। जिन अंग्रेज़ों ने इन लोगों को कभी इंसान नहीं माना, उन्हीं के बनाए हुए संसद भवनों में अब ये भारतीय मूल के लोग कानून बना रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि भारत के लोग इतनी जगहों पर कैसे पहुँचे और कैसे इन छोटे छोटे देशों में इनकी अपनी सरकारें आज चलती हैं। कितना कुछ इन्होंने सहा है इस लेवल तक पहुँचने के लिए। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो उन लोगों से शेयर कीजिए जिन लोगों को इस कहानी के बारे में शायद ना पता हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।